Class, today we will do chapter 7 water. Water पानी. हमारी अर्थ पे जितना भी ब्लू कलर है, आपको मेरे बैकग्राउंड में भी ब्लू कलर नज़र आ रहा होगा. जितना भी ये ब्लू कलर आपको दिखेगा, दिस इज़ वाटर ऑन द अर्थ. वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेश एंड सलाइन वाटर के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर एंड सर्कुलेशन ऑफ ओशियन वाटर. So let's start with the chapter. Our earth is referred to as the blue planet. हमारे अर्थ को क्या बोला जाता है? Blue planet. क्यों बोला जाता है? Because around 71% of the earth's surface is covered with water and is therefore appears blue from the space. क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके सरफेस पर 71% पानी है और जब हम उसको यूनिवर्स से देखते हैं, स्पेस से देखते हैं, तो वो हमें ब्लू कलर की नज़र आती है. The part of the earth that is covered with water is known as the hydrosphere. In this chapter, we will study about the water cycle, fresh and saline water and the distribution and circulation. तो जितना भी पानी है हमारे अर्थ के सरफेस पे हम उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. जैसे एयर के ब्लैंकेट को बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ऐसे ही पानी को बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर. नाउ वाटर साइकिल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. पानी वाटर बॉडी में, वाटर बॉडी गर्म होगी तो पानी गर्म होगा तो इवेपोरेट होगा तो वो ऊपर जाएगा. ठीक है, ऊपर जाएगा, जो वाटर वेपर होंगे वो ऊपर जाएंगे तो वो कंडेंस होके वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे और फिर वो अर्थ पर वापस आ जाएंगे. ये तो था एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन वाटर साइकिल का दोबारा से. अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. The continuous movement of water from the earth's surface into the atmosphere and back again to the earth's surface is called the water cycle और hydrological cycle. तो hydrological cycle भी बोलते हैं इसको, water cycle भी बोलते हैं. किसे बोलते हैं? कि जो continuous movement होता रहता है पानी का. भाई वाटर बॉडी में था वाटर, वो इवेपोरेट हुआ, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ और बारिश की फॉर्म में दोबारा वापस आ गया. The water evaporates due to the heat of the sun and goes into the atmosphere in the form of water vapor. तो जो आपका वाटर है वो इवेपोरेट होता है सन की हीट से और उसके बाद वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. As the upper layers of the atmosphere have low temperature, the water vapor condenses and gets converted back to the water droplets. जब ये वाटर वेपर ऊपर जाते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, ठंडक है वहाँ पर, तो वो वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. These water droplets cling to each other to form clouds. उसके बाद ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये आपस में जुड़ने लगती हैं और बनाती हैं बादल यानी कि क्लाउड्स. When the clouds get saturated, that is they cannot hold water any longer, they discharge the load in the form of rain or snow. और जब वो बादल भारी हो जाता है, जब उस बादल को बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और उसके अंदर और ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट कैरी करने की कैपेसिटी नहीं होती है, वो और ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी नहीं कर सकता है, तो फिर हमारे पास होती है बरसात. दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. मोस्ट ऑफ द वाटर comes back to the earth and seeps down into the earth. Some of it is absorbed by the plants and some reaches the oceans again. अब जो बारिश होती है भाई, बारिश ज़मीन के नीचे भी पानी चला जाता है उसका. इसके अलावा प्लांट्स को भी मिलता है पानी. जो बचा हुआ पानी होता है वो ओशियंस में वापस चला जाता है. The cycle of evaporation, condensation and precipitation is a continuous process. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होता रहता है. अब हम बात करते हैं फ्रेश एंड सलाइन वाटर की. The water on earth is found in oceans, seas, rivers, lakes, ice caps, glaciers. The water available on the surface of the earth is of two kinds, fresh and saline. तो हमारी जो अर्थ है उस पर सिर्फ पानी ही पानी की फॉर्म में नहीं है, वाटर की फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो जमा हुआ है, सॉलिड फॉर्म में भी है, वो वाटर वेपर की फॉर्म में भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो आपकी वाटर बॉडीज़ में भी प्रेजेंट है. अब पानी को हमने दो तरीके से डिवाइड किया है. फर्स्ट इज सलाइन एंड द सेकेंड वन इज फ्रेश. फ्रेश वाटर कंटेन्स वेरी लिटिल डिजॉल्व्ड सॉल्ट. फ्रेश वाटर मतलब बिल्कुल ताज़ा पानी. ताज़ा पानी का मतलब वो नहीं है कि आप बोलोगे मैम समर से जो पानी आ रहा है वो ताज़ा पानी. फ्रेश वाटर होता है जिसके अंदर डिजॉल्व जो सॉल्ट होते हैं वो कम डिजॉल्व होते हैं, यानी कि वो साफ़ पानी होता है.
Although almost 3/4 of the earth is covered with water, only 3% of this water is fresh. हम क्यों बोलते हैं पानी को बचाओ, जबकि इतना पानी है, 71% हमारी जो अर्थ है वो पानी से ढकी हुई है, फिर भी हम कहते हैं कि पानी बचाओ। क्यों बचाओ? क्योंकि पीने लायक जो फ्रेश पानी है, जिसमें गंदगी नहीं है, जिसमें सॉल्ट नहीं मिले हुए हैं, वो सिर्फ 3% है। ऑफ दिस 2% इज इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। ये तो और देखो मजाक सा हो गया कि 3% तो पानी है, पीने लायक सिर्फ 3% पानी है, वो भी 2% आइस कैप्स यानी कि जमा हुआ पानी है। अब वहाँ पे तोड़ तोड़ के तो आप पीने जाएंगे नहीं, है ना? तो देखो कितनी दुविधा है। अब आपको पता चला हमें पानी क्यों बचाना पड़ता है, क्योंकि 3% में से 2% पानी तो आपका जमा हुआ है। As a result, we are left with only 1% of fresh water for our use. 3% पीने लायक पानी है, 2% जमा हुआ है, तो बचा कितना? 1% पानी ही हमारे लिए पीने के लिए अवेलेबल है। Fresh water is available to us in the form of surface water, as groundwater and as water vapor in the atmosphere. फ्रेश वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। ये हम सबको पता है कि फ्रेश वाटर पीने लायक पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल रिसोर्स है ये। इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ ड्यू टू डिफरेंसेस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। उस पर भी जो परेशानी है कि जो 1% पानी है वो भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। डेजर्ट एरिया में, रिमोट एरिया में भी वो पानी अवेलेबल नहीं है जो 1% हम जैसे लोगों के लिए आज भी अवेलेबल है। Fresh water is found more in regions where precipitation is more than evaporation and less in regions where evaporation is more than precipitation. तो जहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन कम होता है, वहाँ पे आपका जो फ्रेश वाटर होगा वो ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल होगा, और फ्रेश वाटर वहाँ पे कम होगा जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और प्रेसिपिटेशन कम होगा। दूसरा है सलाइन वाटर। ओशियंस कंटेन 97% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर, बट दिस वाटर इज सलाइन। जितना भी समुद्री पानी है वो खारी पानी है, उसके अंदर सॉल्ट है, सलाइन वाटर है। ओशन वाटर इज सॉल्टी एंड इज देयरफॉर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये पीने लायक पानी नहीं है, समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता। ओशन वाटर कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट, मोस्टली सोडियम क्लोराइड। Approximately even 1000 ग्राम ऑफ ओशन वाटर कंटेन्स 35 ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। मतलब आप 1000 ग्राम पानी लोगे ना, 1000 ग्राम पानी, उसके अंदर 35 ग्राम आपको मिल जाएंगे सॉल्ट्स। द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू अनदर। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ओशन भी देखा है आपने, बड़ा महासागर होता है, तो महासागर में भी अलग अलग जगह पर सैलिनिटी चेंज होती है, यानी कहीं पर ज़्यादा खारी पानी होगा, ज़्यादा सॉल्ट मिले हुए होंगे, तो कहीं पर कम सॉल्ट मिले होंगे। फ़र्क क्यों पड़ता है ये इस तरीके का? पहला रीज़न है रेट ऑफ इवेपोरेशन। हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन द ग्रेटर इज द सैलिनिटी। जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना ज़्यादा गर्मी होगी, जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा सैलिनिटी होगी। Based on this, the tropical regions have high salinity while the polar regions have low salinity. क्यों भाई? आपका जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। अब पोलर रीजन यानी कि जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पर इवेपोरेशन कम होता है, तो सैलिनिटी भी कम है। नाउ अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज़ एडेड टू द ओशियंस। दूसरा फ़र्क पड़ता है कि समुद्र में साफ पानी यानी कि फ्रेश वाटर कितना मिल पाता है। जितना ज़्यादा फ्रेश वाटर मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपका। द इक्वेटोरियल रीजन्स एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। रिवर्स लाइक द अमेजोन एंड कॉन्गो एड लॉट्स ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द ओशियंस। होता क्या है कि जो आपके ये देखिए इक्वेटोरियल रीजन के जितने भी आपके एरिया है वहाँ पे बारिश ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि अमेजोन और कॉन्गो। यहाँ पर बारिश ज़्यादा पड़ती है तो अमेजोन और कॉन्गो जैसी रिवर में फ्रेश वाटर मिल जाता है। भाई बारिश पड़ी, पानी समुद्र में भी मिलेगा, रिवर में भी मिलेगा, तो कॉन्गो और अमेजोन रिवर में फ्रेश वाटर मिल जाता है। दिस डाइल्यूट्स मच ऑफ इट्स सॉल्टीनेस, देयरफॉर द वाटर्स ऑफ द ओशन इन दीज रीजन्स आर लेस सलाइन। अब जब फ्रेश वाटर मिल जाएगा तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर जो पानी मिलता है
उसमें सैलिनिटी कम होती है, वो कम सलाइन होता है। नाउ एनक्लोज्ड सी, यानी कि बहती हुई नदी है या थमी हुई नदी है। सीज विच आर पार्टली और कंप्लीटली एनक्लोज्ड, फॉर एग्जाम्पल द डेड सी हैव हाई सैलिनिटी। डेड सी में बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है। दिस इज बिकॉज द वाटर ऑफ दीज सीज डज नॉट मिक्स फ्रीली विद द ओशियन वाटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मिल नहीं पाती हैं बाकी वाटर बॉडीज से, और जब ये बाकी वाटर बॉडीज से नहीं मिल पाती तो इसके अंदर पानी नहीं आ पाता है, फ्रेश वाटर ऐड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इस पानी की सैलिनिटी बढ़ती चली जाती है, सॉल्ट ज़्यादा मिलते हैं इसमें। इन ओपन सीज करंट्स फ्लो फ्रीली रिजल्टिंग इन लो सैलिनिटी। अब देखो, बहता हुआ पानी होगा तो बहते हुए पानी दूर तक जाएगा, अपने पास फ्रेश वाटर भी मिक्स करेगा तो सैलिनिटी अपने आप कम हो जाएगी। जब रुका हुआ पानी होगा, थमा हुआ होगा, बहेगा नहीं, तो उसके अंदर सैलिनिटी ज़्यादा रहेगी। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। The northern hemisphere has majority of land masses, while the southern hemisphere has more of water content. तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इक्वेटर है हमारे अर्थ पर, जो एक इमेजिनरी लाइन है, वो इमेजिनरी लाइन पूरी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड वाला पार्ट है वो ज़्यादा है, पानी वाला पार्ट कम है। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड वाला पार्ट कम है और पानी ज़्यादा है। Thus, the southern hemisphere is also called the water hemisphere. इसलिए southern hemisphere को क्या बोलते हैं? Water hemisphere. The large mass of water has been divided into oceans, seas, bays and gulfs. There are 5 oceans. 5 oceans हैं हमारी: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and the Southern Ocean. Now, temperature of ocean water. The temperature of ocean water is not the same everywhere. It varies from place to place and from time to time. जो ओशियन का पानी है, समुद्र का पानी है, वो एक जैसा गर्म या एक जैसा ठंडा नहीं है। अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर उसका टेम्परेचर अलग है। Ocean water receives energy from the sun. It is the hottest near the equator and the coldest near the poles. तो जितना ज़्यादा आप पोल्स की तरफ जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा पानी आपको ठंडा मिलेगा, जबकि आप इक्वेटर की तरफ जाते जाएंगे तो आपको पानी गर्म मिलेगा। Another factor which affects the temperature of the ocean water is ocean currents. The warm ocean currents raise the temperature. दूसरा है ocean currents. Ocean currents अगर गर्म होंगे तो वो पानी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, अगर ओशन करंट्स ठंडे होंगे तो वो समुद्र के पानी का जो टेम्परेचर है उसको कम कर ले आएंगे। नाउ सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर। द वाटर ऑफ द ओशियंस इज ऑलवेज इन मोशन। पानी एक जगह रुकता तो है नहीं, वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करता रहता है ओशियन में। द मूवमेंट ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस इन 3 ways: waves, tides and ocean currents. Waves and ocean currents are the horizontal movement of ocean water, while tides are vertical movement. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो वेव हैं और ओशन करंट हैं ये आपके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट शो करते हैं, जबकि टाइड आपके वर्टिकल मूवमेंट शो करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके मूवमेंट्स को ही जान लेते हैं कि किस तरीके से समुद्र का पानी मूव करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेव्स की। वेव्स आर द ऑसिलेटरी मूवमेंट्स इन वाटर। दे आर कॉज्ड बाय द ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द सरफेस वाटर। तो वेव्स क्यों आती हैं? क्योंकि पानी का जो सरफेस, दे आर कॉज्ड बाय ऑल्टरनेटिंग राइज एंड फॉल ऑफ द सरफेस वाटर। पानी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, राइज होता है, फॉल होता है, इसकी वजह से आपकी वेव्स जनरेट होती हैं, बनती हैं। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द विंड ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर इन द ओशियंस एंड सी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। इसके अलावा हवा जो बहती है समुद्र के ऊपर और वाटर बॉडी के ऊपर, उसकी वजह से भी पानी में मूवमेंट होता है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर पुश्ड डाउन बाय द विंड एंड दे कम अप अगेन। दिस अप एंड डाउन मूवमेंट इज पास्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर एंड दिस अपीयर्स एज अ वेव। लहरें चलती हैं ना, लगातार ऐसे ऐसे लहरें चलती हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? हवा चली, कुछ मूवमेंट हुआ, तो आप मूवमेंट यहाँ पर करोगे। जैसे अगर आपका ये एक वाटर बॉडी है, इसको हम छोटा सा वाटर बॉडी मान लेते हैं, अगर मूवमेंट इधर होगा तो वो पूरा मूवमेंट आपको यहाँ भी नज़र आएगा, यहाँ भी नज़र आएगा, इधर भी नज़र आएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं पानी के वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और जिसकी वजह से अगर एक में मूवमेंट होगा तो वो मूवमेंट पास होता रहता है और आपको हर जगह मूवमेंट नज़र आएगा। द वेव ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड।
The actual forward movement of the water particles in a wave is limited. Therefore, waves travel great distances, but the water particles remain at the same place. देखो पानी यहाँ का है, वो यहीं रहेगा, ठीक है, पर मूवमेंट इधर भी होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल्स अपना मोशन मूव कर रहे हैं. ये हम साइंस में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जो एक्चुअल फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, वो जो वेव होती है, वो ज़्यादा पानी ज़्यादा दूरी तक नहीं चल पाता, वो एक दूसरे को पुश करते हैं. जैसे कि यहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो आगे वाले को पुश करेंगे, फिर ये इसे पुश करेंगे आगे वाले को, फिर ये उसे पुश करेंगे. तो एक दूसरे को जैसे धक्का होता है, लाइन होती है, लाइन, एक लाइन इमेजिन करो जैसे हम असेंबली में लाइन बनाते हैं. अगर आगे वाला पीछे की तरफ होगा तो क्या होगा? पीछे वाला को भी धक्का लगेगा, फिर उससे पीछे वाले को भी लगेगा, उससे पीछे वाले को भी लगेगा. या फिर लास्ट वाला बच्चा अगर आगे वाले को धक्का देगा तो आगे वाले को लगेगा, फिर उससे आगे वाले को लगेगा. तो वो बच्चा तो लास्ट में है, वो बच्चा जिसने शुरुआत की धक्के की वो तो लास्ट में है ना. और वो मूवमेंट कहाँ तक हुआ? पहले वाले बच्चे तक, जबकि वो बच्चा तो लास्ट में अपनी जगह पर खड़ा है. पर उसने क्या किया कि मूवमेंट जो किया उससे उसने एक दूसरे को पुश किया. पार्टिकल्स, जो बच्चे हैं हम उनको मानते हैं पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स में मूवमेंट पहुंचा और उसने वो मूवमेंट दूर तक पहुंचा दिया. अ वेव इज मेड ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. द अपर पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट. तो देखो वेव इस तरीके से चलती है, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप. तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट, दिस इज क्रस्ट, और इट इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव. द लोअर पार्ट ऑफ द वेव इज ट्रफ, जबकि जो नीचे वाला पार्ट है वो हो गया आपका ट्रफ. इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव. द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड अ वेव हाइट. तो आपकी, अगर आप, मैं पूछूं कि आपका हाइट क्या है वेव की, तो वेव की हाइट क्या होगी? ये ऊंचाई, देख रहे हैं आप, ये वाली ऊंचाई, यानी क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की ऊंचाई. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स इज कॉल्ड अ वेवलेंथ. और वेवलेंथ आपकी क्या होगी कि आपका क्रेस्ट और ट्रफ एक पेयर बना के, ओके. The speed of the wind determines the shape and height of the wave. A light breeze produces gentle waves, while strong winds produce huge waves with the potential of causing widespread destruction. हवा कितनी तेज चल रही है ना, हवा कितनी तेज चल रही है उसी पर डिपेंड करेगा कि लहरें कितनी तेज होंगी. जितनी अच्छी हवा चलेगी, धीरे धीरे हवा चलेगी, लहरें उतनी ही धीरे धीरे आएंगी, आपको अच्छा लगेगा देखने में. जितनी तेज हवाएं होंगी उतनी ही तेज लहरें होंगी, और तेज हवा के संग अगर ज़्यादा लहरें उठेंगी तो वो अपने आसपास के एरिया में डिस्ट्रक्शन भी कर सकती हैं. एन एडवांसिंग वेव विच स्ट्राइक्स द शोर इज कॉल्ड अ स्वैश, एंड अ रिट्रीटिंग वेव इज कॉल्ड अ बैकवॉश. अ वेव दैट ब्रेक्स अपार्ट एज इट अप्रोचेज लैंड प्रोड्यूसिंग सर्फ इज कॉल्ड अ ब्रेकर. नाउ सुनामी, सुनामी तो सबने सुना होगा कि यहाँ सुनामी आई, वहाँ सुनामी आई. The word tsunami has its origin in the Japanese language. It comes from the word su, that means harbor, and nami meaning wave. तो सुनामी किससे बना हुआ है? सू, सू का मतलब हार्बर, यहाँ पर टी साइलेंट है, तो टी, सू का मतलब हार्बर और नामी का मतलब वेव. Tsunamis are huge oceanic waves that are caused due to earthquakes, volcanic eruptions and landslides, both on land or underwater. तो ये tsunamis क्यों आती हैं? ये आती हैं अगर कहीं अर्थक्वेक आया है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, चाहे वो सरफेस पर हुए हैं, चाहे वो हो सकता है कि वो वाटर बॉडी के अंदर हुए हों, तो उसकी वजह से बहुत तेज़ लहरें जनरेट होती हैं, है ना, और बनता है हमारे पास सुनामी. As the waves reach the shallow waters on the coast, its speed reduces and height increases. When the waves strike the land, they cause massive destruction. और जब सुनामी आता है तो अपने आसपास बहुत ज़्यादा डैमेज को करता है. अब है टाइड. Sea water generally rises and falls twice a day, almost at regular intervals. This periodic rise and fall of sea water or ocean water is called tide. तो ये जनरली होते रहते हैं, पानी उठता है और नीचे आता है. ये पीरियोडिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका टाइम फिक्स रहता है ऑलमोस्ट. It is high tide when the level of water rises and low tide when the level of the water falls.
Gravitational pull of the moon and the sun on the surface of the earth causes tides. अब tides आते क्यों हैं? Tides बनते हैं आपके force of attraction between moon and the earth, यानी कि moon और sun का जो gravitational force लगता है हमारी अर्थ पर, उसकी वजह से. Even though the moon is smaller than the sun, it exerts a much larger pull on the earth. देखो, moon हमारे जो sun है उससे छोटा है, फिर भी हमारी अर्थ पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है. क्यों लगाता है? क्योंकि एक तो वो हमारी अर्थ के पास है. दिस इज़ बिकॉज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़ लेस दैन द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ. टाइड्स डू नॉट राइज टू द सेम हाइट एवरी डे. अब देखो, टाइड्स की जो ऊंचाई होती है वो रोज़ बराबर नहीं होती है. The relative position of the moon and the sun with respect to the earth is responsible for the height of the tides. तो पोजीशन क्या है सन हमारे सन की मून की अर्थ से, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे टाइड कितने ऊंचे होंगे और कितने नीचे होंगे. There are two extreme positions. On full moon and the new moon, the sun, moon and the earth are in one straight line. The sun and the moon exert a combined gravitational pull on the earth. Therefore, on these 2 days, tides are the highest. This phenomena is known as spring tide. तो देखो, spring tide को अच्छे से समझो. एक एक लाइन में समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा. टू एक्सट्रीम पोजीशन, यानी दो पोजीशन ऐसी हैं जब सबसे ऊंचे टाइड्स जनरेट होते हैं. एक तो फुल मून और न्यू मून. ठीक है, जब ये फुल मून और न्यू मून होते हैं तो जो सन और मून है वो सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में होते हैं. किस दिन होते हैं? जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है. तो सन, मून, अर्थ तीनों एक लाइन में होते हैं और सन और मून का कंबाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है आपका अर्थ पर. ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल दोनों का मिलाकर लगता है. भाई देखो, ये है, देखिए, ये हमारी अर्थ, सन, मून तीनों एक लाइन में हो गए. तो जो सन और मून है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं. जब लगाते हैं ये ग्रेविटेशनल पुल कंबाइन होकर लगाते हैं, क्योंकि एक लाइन में है, तो आपके जो टाइड्स हैं उनकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है. ओके, जिसकी वजह से आपके स्प्रिंग टाइड आते हैं. ऑन अ हाफ मून डे द सन एंड मून मेक अ राइट एंगल विद द अर्थ. जबकि हाफ मून डे पर आपका जो सन और मून है वो राइट एंगल बनाते हैं. Under these circumstances, the gravitational pull of the sun and the earth cancel out each other. तो सन और अर्थ एक दूसरे का ग्रेविटेशनल पुल को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके लो टाइड्स बनते हैं और इनको बोलते हैं नीप टाइड. नो इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइड्स. टाइड्स ज़रूरी क्यों हैं? ड्यूरिंग हाई टाइड द वाटर लेवल नियर द कोस्ट राइजेज. दिस अलाउज बिग शिप टू एंटर एंड लीव द हार्बर. तो हार्बर में आने के लिए और हार्बर से शिप को जाने के लिए टाइड्स की ज़रूरत होती है. द पोर्ट्स ऑफ कांडला इन गुजरात एंड डायमंड हार्बर इन वेस्ट बंगाल आर डिपेंडेंट ऑन टाइडल कंडीशंस. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि दो ऐसे हार्बर बताइए जहाँ पर डिपेंड करता है शिप का मूवमेंट टाइड्स पर, तो वो हैं आपके कांडला इन गुजरात एंड डायमंड हार्बर इन वेस्ट बंगाल. ड्यूरिंग हाई टाइड फिशेज़ कम नियर द कोस्ट. देखो, जो कोई नॉन वेजिटेरियन है और फिश पसंद करते हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन है कि जब हाई टाइड आते हैं ना तो मछलियाँ भी किनारे पर आ जाती हैं. दिस हेल्प्स फिशरमैन टू कैच अ गुड अमाउंट ऑफ फिश. व्हेन रिवर्स फ्लो इनटू द सी दे कैरी विद देम लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट विच दे डिपॉजिट एट द माउथ ऑफ द रिवर. टाइड्स वॉश अवे द डिपॉजिट्स एंड प्रिवेंट सिल्टेशन ऑफ हार्बर्स. एनर्जी ऑफ द टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा जो टाइड्स जनरेट होते हैं उनकी जो एनर्जी है उससे आप बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. टाइडल पावर स्टेशंस हैव बीन सेट अप इन कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान, फ्रांस एंड द यूके. नाउ ओशियन करेंट्स. ओशन वाटर मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू अनदर. तो ओशियन वाटर देखो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, रुकता तो नहीं है. द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम इन अ डेफिनेट डायरेक्शन ऑन द ओशन सरफेस इज एन ओशियन करेंट. तो एक प्रॉपर अगर तरीका रहता है बहने का तो हम उसको बोलते हैं, पानी अगर ढंग से बह रहा है, एक तरह से बह रहा है, एक प्रॉपर पैटर्न में बह रहा है, तो उसको हम डेफिनेट डायरेक्शन में बह रहा है तो उसको हम बोलते हैं ओशियन करेंट.
ओशन करेंट्स आर लाइक रिवर दैट फ्लो स्लोली इन ओशियन। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक रिवर बह रही है ओशियन में शांति से। Currents are responsible for a vast amount of movement of water found in the oceans. They also transfer heat absorbed from the sun from one place to another, affecting the climate of the region they flow in. तो इसकी वजह से टेम्परेचर भी बदलता रहता है। जो करंट होते हैं जब ये लहरें चलती हैं तो इसकी वजह से भी जो टेम्परेचर है ओशन के वाटर का वो चेंज होता रहता है। ओशन करंट्स अकर ड्यू टू, अब ओशन में करंट्स जनरेट क्यों होते हैं? So variations in the density of ocean water due to differences in temperature and salinity. एक तो वाटर इवन नहीं है हर जगह, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, और दूसरी बात टेम्परेचर उनका अलग अलग है ना। टेम्परेचर भी पानी का अलग अलग है और सैलिनिटी भी अलग अलग है। जैसा कि हमने देखा था कि खारी पानी कुछ ज़्यादा खारी बोलते हैं, कुछ कम। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, हवाएं किस तरफ चल रही हैं। शेप एंड पोजीशन ऑफ कोस्ट लाइंस, कोस्ट लाइन यानी कि जो तट वाला एरिया है वो कैसा है, उसका शेप क्या है, पोजीशन क्या है। एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। द सर्कुलेशन ऑफ ओशन करेंट्स इज क्लॉकवाइज इन द नदर्न, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ओशन करेंट्स जो क्लॉकवाइज, देखो घड़ी को देखो, घड़ी एक तो इस तरीके से चल सकती है और एक इस तरीके से चल सकती है, पर चलती कैसे है, ऐसे करके क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से तो नहीं चल सकती। अब आप बोलोगे नहीं मैम मैं तो उंगली से ऐसे करके चला सकता हूँ, बिल्कुल नहीं चला सकते, वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरीके से आपकी घड़ी, अपनी घड़ी को देखो, जिस तरीके से आपकी घड़ी इस तरफ मूव कर रही है ऐसे ऐसे करके, है ना, दिस इज क्लॉकवाइज। और उल्टी अगर चलने लग जाएगी वो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशियन करंट है वो क्लॉकवाइज होते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। Some ocean currents are narrow and swift. They move at a speed of 3 to 10 km per hour. At places, ocean currents are very broad and they move slowly. These are called drifts. तो कई बार जो ओशियन करंट्स होते हैं वो पतले होते हैं, कम जगह पर होते हैं, जबकि कई बार बहुत चौड़े चौड़े ओशियन करंट्स बहते हैं। There are two types of currents. They are differentiated on the basis of temperature and the region they flow from. तो दो टाइप के ओशियन करंट्स होते हैं। हमने टेम्परेचर और वो किस जगह पर आते हैं उनके बेसिस पे हमने उन दोनों को अलग किया हुआ है। द ओशन करेंट्स दैट मूव फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू द पोल्स, यानी इक्वेटोरियल रीजन से, ये देखिए इक्वेटोरियल रीजन से जो पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटोरियल रीजन से जो पोल की तरफ जाएंगे उनको हम बोलेंगे वार्म करेंट्स, क्योंकि ये अपने संग गर्म पानी को लेके जाते हैं। देखो इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर वाला एरिया, इक्वेटर वाला एरिया, इक्वेटर मतलब गर्म वाला एरिया। जब इक्वेटर से पानी आएगा तो वो गर्म हो जाएगा क्योंकि वहाँ का एरिया गर्म है, तो वो अपने संग गर्म करंट्स को लेकर आएगा, तो उनको हम बोलेंगे वार्म करंट्स, अपने संग गर्म पानी को लाएगा। द ओशन करंट्स दैट मूव फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड्स द इक्वेटर कैरी कोल्ड वाटर, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। पोल अपने दिमाग में, अपने जहन में आप इमेजिन करिए, जब हमने वो ग्लोब चैप्टर पढ़ा था, पोल्स देखे थे। पोल्स मतलब ठंडा एरिया, जब ठंडी तरफ से पानी आएगा तो पानी ठंडा होगा, और जब पानी ठंडा होगा तो हम उसको बोलेंगे कोल्ड करंट्स। वार्म ओशन करंट्स आर लेस डेंस देन कोल्ड करंट्स। वाटर्स विद लो सैलिनिटी आर लेस डेंस देन वाटर विद हाई सैलिनिटी। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करेंट्स, ये देखिए सबसे पहले तो आप पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे, इसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे कि आपके जो करंट्स हैं वो हॉट है या कोल्ड हैं। जैसे पैसिफिक ओशियन है उसके ये हॉट करंट्स हैं और ये कोल्ड करंट्स हैं, तो ये सब आपको अच्छे से लर्न करने हैं। जैसे कोल्ड करंट हो गया आपका पेरू करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, है ना, कैलिफोर्निया करंट। हॉट करंट में आपके आ गए साउथ पैसिफिक करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट। तो ये सारे आपको जो हॉट और कोल्ड करंट्स हैं ये अच्छे से लर्न करने हैं। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स, फ़र्क क्या डालते हैं ये? ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज इन अ बिग वे। तो वहाँ पर किस तरीके के करंट्स हैं, किस टाइप का पानी है, इसी पर डिपेंड करेगा कि वहाँ के लोग की लाइफ कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। वार्म ओशन करंट्स इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल रीजन्स अलॉन्ग विच दे फ्लो, एंड कोल्ड करंट्स डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल रीजन्स। ये देखो बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है।
कि गर्म पानी अगर समुद्र में आएगा तो कोस्टल एरिया का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, भाई गर्मी हो जाएगी गर्म पानी है तो, और अगर ठंडा पानी होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। Winds blowing over warm currents are moisture bearing and bring rainfall to the coastal areas. दूसरी तरफ अगर वार्म करंट के ऊपर जो हवा बहेगी उसके अंदर देखो, वार्म करंट का मतलब गर्म पानी, गर्म पानी का मतलब उसमें से वाटर वेपर निकलेंगे। जब वाटर वेपर निकलेंगे, जैसे कि हमारा ये है, थोड़ा सा मैं आपको लॉजिकल वे में समझा रही हूँ, रटना आपका काम है, मैं चाहूँगी आप बिल्कुल नहीं रटें, आप समझें, ठीक है, पर फिर भी आप रटना चाहें तो वो चीज़ सही नहीं है। जैसे अगर आपका ये पानी बह रहा है, ये गर्म पानी है, ये वार्म करंट्स हैं, यहाँ पर आपकी हवा बह रही है ऊपर, ठीक है। अब ये हवा बह रही है, पर यहाँ पे जो गर्म पानी है यहाँ से वाटर वेपर ये ले रही है, बिल्कुल वाटर वेपर ले लेगी ये अपने साथ। जब ये अपने संग वाटर वेपर ले लेगी, और जैसा कि हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था कि वाटर वेपर ऊपर जाके ठंडे हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएंगे और पानी आ जाएगा, बारिश आ जाएगी। सेम आपका कोस्टल एरिया में होगा कि इसके अंदर मॉइस्चर चला जाएगा, इस एयर के अंदर वाटर वेपर चले जाएंगे तो बारिश हो जाएगी कोस्टल एरिया में। विंड्स ब्लोइंग ओवर कोल्ड करंट्स आर ड्राई विंड्स, जबकि जो कोल्ड करंट होगा तो उसके ऊपर की जो हवा होगी वो सूखी होगी, यानी ड्राई होगी। Deserts are generally found along the western side of the continents, along which cold currents flow. The Gulf Stream is a warm current and the Labrador current is a cold current. Underline कर लीजिएगा, Gulf Stream warm current है और Labrador current आपका cold current है। Whenever a warm and a cold current meet, dense fog is produced. अब ये दोनों जब मिलते हैं तो कोहरा टाइप का छा जाता है। The fog reduces visibility and can be the cause of accidents. अब देखा है अगर सर्दियों में ज़्यादा कोहरा होता है तो क्या होता है, ज़्यादा कोहरा होगा तो एक्सीडेंट होंगे। In places where warm and cold currents meet, tiny organisms called planktons are found in plenty. ऐसी जगह जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिलते हैं वहाँ पर एक बहुत छोटे छोटे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं और उनको बोलते हैं प्लैंक्टन्स। Planktons are a source of food for the fishes. Hence, such areas are good for fishing. देखो एक दूसरे से किस तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जहाँ वार्म और कोल्ड करंट मिलेंगे वहाँ पर प्लैंक्टन्स मिलेंगे, जहाँ प्लैंक्टन्स मिलेंगे तो वो खाना है फिशेस का, यानी मछलियाँ प्लैंक्टन्स खाने आएंगी, और जब प्लैंक्टन्स खाने आएंगी तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मछलियाँ मिल पाएंगी। कहाँ पर? ऐसी जगह पर जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट्स आपस में मिल रहे हैं। Ocean currents facilitate navigation. A ship sailing along the current will move faster, thus saving time and fuel. अब देखो ये बिल्कुल ऐसा है, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, अब मैंने जगह बना ली। अब मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इसका मतलब क्या है। भाई ये हमारा ओशियन है, ये पानी बह रहा है, हवा भी इस साइड बह रही है, ठीक है, पानी भी इस साइड बह रहा है। तो शिप जो आपकी है, ये जो मैंने ट्रायंगल टाइप में दिखाई है, ये जो शिप है ये आसानी से मूव करेगी, है ना, फ्यूल बचाएगी, मुश्किल नहीं होगी, तेज़ी से मूव कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हवा के साथ जा रही है, हवा के साथ बह रही है, उसी डायरेक्शन में शिप को जाना है, उसी में हवा चल रही है। अब आप इमेजिन करो कि ये ओशियन है और आपका जो करंट है वो उल्टा चल रहा है। बेचारे शिप को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसके अगेंस्ट जाने के लिए, तो फ्यूल ज़्यादा लगेगा, स्मूथली नहीं चल पाएगा। Now we have completed with this chapter. This is a chapter which is important as well as based on the logical concepts. So you need to study it again and again so that all the concepts related to water, currents, tides, waves will be cleared. Soon you will be provided with the question answers and exercises of this chapter. Prepare well for your exams. Till then,